श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत तक नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए और मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सभी कुछ बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम भी अलग बैठक में किया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने अचानक एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर तो उनका और ना ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, फिर कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहेंगे कि जल्दी से खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में ही चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वो अपने काम निपटा लें। सुझाव बिल्कुल ठीक था, दोनों को पसंद आया। लेकिन सहसा श्रीमती बोल उठीं और जो वो सो गईं तो नींद में खर्राटे लेने लगीं। तब फिर साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के चक्कर में अपनी टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानू और वो जाने, श्रीमती ने जवाब दिया। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम अच्छे से चल जाए। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो ना, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपना काम जल्दी से निपटा लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ, मेरे बस की तो बात है नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर से आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। गुस्से और क्रोध से वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गईं। ऐसे नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव मत घूमना, और न ही वो खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी? जो है वही पहनूंगी ना बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे
और माँ के कपड़ों के सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सभी संचालन उनके अपने हाथों में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज़ किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे ना। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थीं। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, और वैसे कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया होना, नेरा लंडूरा तो नहीं लौटा। जितना था उससे दुगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा जो तुमसे जेवर लूं। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था, जो होते तो लाख बार पहनते। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थीं। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठना। अगर साहब इधर से आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या जवाब दूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानते समझते नहीं, वो कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। ये तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, लेकिन बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूम रही थी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई थी और मेम साहब को पर्दे बहुत पसंद आए। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे ही दौर में चुटकुले और कहानियां कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ अचानक ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में ही सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक गया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे।
माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दें कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही नहीं बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं। माँ तुम जाके सो जाओ, क्यों इतनी देर से जाग रहे थे? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ की तरफ देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाए। श्यामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। पर माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूं। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर से कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शाम के मन का क्षोभ भी धीरे धीरे कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर बहुत खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे तो गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत तो तुम्हें कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाना गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने प्यार से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दें। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगीं। हरिया नी माए हरिया नी बहनी, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठीं। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुप रही। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रहीं, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वो ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया।
धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़े। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए तो माँ पर से सबकी आंखें हट गईं। तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, लेकिन बार बार वो उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही नहीं थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगे, क्या बेटे ने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को गले लगाया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे आज इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उसकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने तो अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की देगा। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसके खिदमत करने वाले तो और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बनाऊंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने नन्हे दोस्तों के लिए भी कहानियां लेकर आ रहे हैं। आपके बहुमूल्य विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।